तो ये कहानी है हजारों साल पुरानी, जिस वक्त लोगों को अमेरिका के बारे में नहीं मालूम था। अमेरिका के लोग जंगलों में रहने वाली बहुत आम से जिंदगी गुजारा करते थे और इन्हीं में से हम एक औरत को देखते हैं जिसको लगता था कि आने वाले वक्त में उनके इस इलाके में शैतान आने वाले हैं और इसी वक्त के लिए वो अपने लोगों को वार्न भी करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन के बारे में ये औरत अपने लोगों को वार्न किया करती थी। समुद्रों के रास्ते वाइकिंग इनके इलाके में घुस आए, जिनका बड़ा सा जहाज देखकर ये औरत डर गई। वो इस जहाज को एक मॉन्स्टर, एक जानवर समझ रही थी। खैर, अब जब वो इस टूटे हुए जहाज के अंदर जाती है तो उसके अंदर लोगों की लाशें थी और साथ ही में एक बच्चा भी जो कि काफी डरा सहमा लग रहा था। उसके हाथ में एक तलवार थी जिसके बारे में ये औरत नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे के खौफ को महसूस कर लेती है और फिर उसे प्यार करके रिलैक्स करते हुए अपने कबीले में ले आती है। ये लड़का इस कबीले के लोगों से बहुत अलग था, इसीलिए कबीले के लोग उसे अपने साथ रखने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर इस औरत के जिद पे वो इस बच्चे को अपने साथ रख ही लेते हैं। इन लोगों ने इस बच्चे का नाम केल रखा। पहली रात केल की यहाँ बहुत मुश्किल से कटती है। उसे एक डरावना ख्वाब आता है जहाँ ख्वाब में वो अपना पास्ट ही देख रहा था। उसके डैड एक वॉरियर थे, साथ ही में एक जालिम इंसान भी। उन्होंने अमेरिका आते ही यहाँ के कबीले के मासूम लोगों को बेदर्दी से मार डाला। उन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया, न औरतों पर न बच्चों पर। और ये सब देखकर छोटा केल डर गया। उनका जुल्म यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने केल को भी तलवार पकड़ाई ताकि वो यहाँ के मासूम बच्चों को मार सके, लेकिन केल ऐसा नहीं कर पाया। उसने तलवार अपनी फेंक दी और ये देखकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कोड़े मार मार कर केल की जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके इस जुल्म से बचने के लिए वो भागकर उनसे दूर चला गया और उनकी ही एक दूसरी बोट के पास आकर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो काफी देर हो चुकी थी। सभी वाइकिंग्स अपने जहाज को लेकर वापस चले गए थे और रह गया था यहाँ पे बस एक टूटा हुआ जहाज और लाशें, जहाँ से इस औरत को केल मिला था। अब कहानी कुछ साल आगे गुजरती है और हम देखते हैं कि केल बड़ा हो चुका है। पिछले कुछ साल काफी अमन से गुजरे। यहाँ पर वाइकिंग्स ने दोबारा हमला नहीं किया। केल भी यहाँ पे अच्छा खासा एडजस्ट हो गया था। उसने यहाँ के लोगों की लैंग्वेज सीख ली थी, यहाँ पर रहने के तौर तरीके भी। वो अपने आप को इन लोगों जैसा ही समझता था, लेकिन यहाँ के लोग अक्सर उसे अपने जैसा नहीं समझते थे। थोड़ा ही दूर पहाड़ों पर एक और कबीला भी रहता था जिनकी केल के कबीले वालों से बहुत दोस्ती थी और इस कबीले के सरदार का नाम था पाथफाइंडर। उसकी बेटी स्टारफायर को केल पसंद करता था। ये बात स्टारफायर के कबीले की खास आदमी को भी पता चल जाती है, जिसे भी स्टारफायर पसंद थी। और उसे क्योंकि ये बात भी मालूम हो गई थी कि स्टारफायर भी कहीं न कहीं केल से प्यार करती है, इसीलिए वो केल से नफरत करता था। खैर, हम देखते हैं कि पाथफाइंडर यहाँ दूसरे कबीले के सरदार को बताता है कि पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी की वजह से उनके बहुत से लोग ठंड की वजह से मारे गए और अब उन्हें रहने के लिए एक नई और महफूज जगह ढूंढनी होगी। इन दोनों कबीलों के मिलने का आज एक खास मकसद था। पाथफाइंडर अब रिटायरमेंट ले रहे थे और आज उन्हें अपने कबीले में से किसी दूसरे पाथफाइंडर को चुनना था, जिसके लिए वो एक छोटा सा मुकाबला रखते हैं। केल भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि इन लोगों का मानना है कि केल उनमें से नहीं। ये सुनकर केल नाराज होकर वहाँ से अकेला ही निकल जाता है, ये सोचते हुए कि अब वो अकेले ही अपनी दुनिया बसाएगा। उसके पास अब भी अपने बचपन वाली तलवार थी और अगली सुबह जब वो शिकार के लिए निकलता है तो समुद्र के पास उसे कुछ लोगों के होने का पता चलता है। ये वाइकिंग्स ही थे जो दोबारा इस जमीन पर हमला करने के लिए आए थे। केल इस वक्त अपने कबीले से काफी दूर एक दूसरी पहाड़ी पे था, जबकि वाइकिंग्स उसके कबीले पे हमला करके उसके कबीले के सभी लोगों को मार चुके थे। ये देखते हुए केल अपने कबीले वालों की मदद करने के लिए वापस आता तो है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग मर गए, पूरा कबीला जल चुका था। कबीले के लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी थी, सिवाय 2-3 लोगों के जिन्हें वाइकिंग्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए टॉर्चर कर रहे थे। ये देखकर केल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानता भी था कि वाइकिंग्स काफी ज्यादा हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ा। वाइकिंग के सरदार को केल का हौसला पसंद आया। वो भी ये मुकाबला देखना चाहता था कि कैसे वो वाइकिंग्स को हराएगा, इसीलिए उसने अपने काफी सारे वाइकिंग्स को केल के साथ मुकाबले के लिए आगे कर दिया। केल ने एक एक करके काफी लोगों का मुकाबला किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा थे, वो सबको नहीं मार सकता था, इसीलिए उसने होशियारी दिखाई और वो यहाँ से भाग गया। भागने से पहले उसने जिस आखिरी आदमी को मारा था वो उसकी शील्ड और उसके हथियार ले चुका था। उस समय यहाँ वाइकिंग के कैप्टन केल के पीछे अपने लोगों को और भगा देते हैं। केल जो कि इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था, वो इस इलाके में छुप जाता है और चुपके से ही इन लोगों पर हमला करके इन्हें मारता है। उसे ऐसा करते हुए पीछे से
कुछ वाइकिंग्स ने देख भी लिया, वो उसके ऊपर तीर से हमला करते हैं, जिस हमले में केल जख्मी भी हो जाता है। लेकिन अगर वो यहीं हार मान लेता तो उसकी जान चली जाती। वो ये बात जानता था। अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के अंदर जंप कर देता है और इन सभी लोगों की नजरों से बचकर चला जाता है। हारे हुए वाइकिंग्स अपने सरदार के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि केल उनसे बचकर भाग निकला। ये सुनकर वो गुस्से में आ चुका था। वो यहाँ अपने ही 2 वाइकिंग को गुस्से में मार डालता है और बाकी लोगों से कहता है हमें किसी भी हाल में उस लड़के का पीछा करना होगा, क्योंकि वही तो है जो हमें दूसरे गांव तक पहुंचा सकेगा। सीन कट होकर हमें केल को दिखाया जाता है जो पानी से निकलकर एक गार में बेहोश हो चुका था। दूसरे कबीले के कुछ लोग जो यहाँ शिकार के लिए आए थे, वो जख्मी केल को देखकर उसकी मदद करने का सोचते हैं, लेकिन केल चिल्लाता रह जाता है, नहीं मेरी मदद ना करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वो वाइकिंग्स मेरे पीछे आएंगे और तुम्हारी भी जानें खतरे में पड़ जाएंगी। लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और उसे उठाकर अपने कबीले में ले आते हैं। यहाँ आने पर केल दोबारा बेहोश हो जाता है। ये लोग उसका इलाज करते हैं और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अभी तक वाइकिंग्स ने इनके ऊपर हमला नहीं किया था। वो यहाँ के सरदार को अपने कबीले में होने वाले वाइकिंग के हमले के बारे में बताता है और कहता है कि हमारे सभी लोग मारे गए और वाइकिंग्स अब दूसरे कबीले पर हमला करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग इस इलाके को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो आप लोग की जानों को खतरा हो सकता है। अब इनके कबीले का वो आदमी जो केल को पसंद नहीं करता था, वो जोश में कहता है आने दो उनको, हम उनके साथ लड़ेंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। तब यहाँ केल अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में उसके हाथ में पड़ी हुई स्टिक तोड़ देता है और कहता है उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। उनके हथियारों के आगे हम टिक नहीं सकते। अक्लमंदी इसी में है कि हम छुप जाए। कबीले के लोग उसकी बात नहीं मानते और अब मजबूरन वो अकेला ही इस कबीले से निकल जाता है। अचानक वो दिखता है कि कोई उसके पीछे था। ये एक कबीले का आदमी था जिसे उसकी बातों पे यकीन था और अब वो उसके साथ ही आने वाला था। यहाँ इस कबीले के लोग जिन्हें केल पे एतबार नहीं था, वो केल के कबीले की जगह पे जाते हैं और वहाँ सभी मरे हुए लोगों को और वाइकिंग के हथियारों को देखकर वो ये बात समझ गए कि केल सच कह रहा था और अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए गारों में छुपना पड़ेगा। पर पाथफाइंडर जो कि इस कबीले का सरदार था, उसे छुपना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो फैसला करता है कि वो वाइकिंग से लड़ेगा और उसका ये फैसला स्टारफायर को परेशानी में डाल देता है। वो जानती थी कि इनके अंदर जितनी भी हिम्मत हो, वो वाइकिंग्स का मुकाबला अच्छे से नहीं कर पाएंगे और अगर इनके साथ केल ना हुआ तो इनका लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केल पहले भी उनका मुकाबला कर चुका है और उन लोगों को जानता है। इसीलिए वो केल के पास आते हैं, तुम हमारी मदद करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बगैर हम ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ केल जो उससे प्यार करता था वो उसे इनकार नहीं कर पाता और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इस कबीले के लोग अपनी औरतों, बच्चों और बूढ़ों को गारों में छुपा देते हैं और खुद वाइकिंग से लड़ने के लिए अपनी फौज तैयार करते हैं। अब केल इनके साथ जंग की प्लानिंग करवाता है और कहता है कि हम सामने से उनके ऊपर वार नहीं करेंगे, हम छुपके से उनके ऊपर वार करेंगे, ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। उसकी स्ट्रेटेजी पे चलते हुए इन्होंने वाकई काफी सारे वाइकिंग्स को मार दिया, लेकिन फिर इन लोगों से एक गलती हो गई। ये लोग अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गए और लग गए वाइकिंग्स के हाथ। वाइकिंग्स तो जालिम थे, जितने लोग उनके सामने आए बेदर्दी से उन्होंने सबको मार डाला। काफी लोगों को मार देने के बाद जो लोग बचे उन्हें वाइकिंग्स ने बंदी बना लिया। वैसे ज्यादा लोग बचे भी नहीं थे। पाथफाइंडर, स्टारफायर, केल और कुछ और ही लोग, जिन्हें अब इन लोगों ने एक बंदी बना लिया था। वो केल को देखकर फौरन पहचान जाता है कि वो इन लोगों में से नहीं। उसे एक कहानी भी पता थी कि पहले भी वाइकिंग्स इसी जगह पर आए थे और काफी सालों पहले वाइकिंग्स के सरदार का बेटा यहाँ इसी गांव में रह गया था। वो केल को देखकर पहचान गया, हो ना हो ये हमारे मास्टर का ही बेटा है। वो उसे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम एक वाइकिंग हो, तुम्हारे अंदर वाइकिंग्स का खून है, इसीलिए तुम हमारा साथ दो, हमारी मदद करो और हमें और कबीलों के बारे में बताओ। लेकिन जब केल उन्हें मना करता है तो उसे ब्लैकमेल करने के लिए ये लोग पाथफाइंडर को भी मार डालते हैं। इन्होंने जब स्टारफायर को मारने की धमकी दी तो मजबूरन केल को उनकी बात माननी पड़ी। वो उनकी मदद को अब तैयार हो चुका था और ये सुनते ही स्टारफायर उससे नाराज हो गई, क्योंकि केल अब वाइकिंग्स को वहां ले जाने वाला था जहां स्टारफायर कबीले के बाकी लोग छुपे बैठे थे। लेकिन असल बात ना वाइकिंग को मालूम थी और ना ही स्टारफायर को। वो तो वाइकिंग्स को धोखा दे रहा था, उन्हें गुमराह कर रहा था। वो उन्हें पहले उसी बर्फीले कबीले के अंदर ले जाता है जो जगह ये लोग छोड़कर आगे पहाड़ों में रहने लगे थे। रास्ते में जब वाइकिंग स्टारफायर से बदतमीजी करने की कोशिश भी करते हैं तो केल सबसे लड़कर इस लड़की को बचा लेता है। ये देखकर वाइकिंग के सरदार को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो केल को इस चीज की सजा नहीं देते, जो कि कहीं न कहीं उनके दिल में केल के लिए हमदर्दी थी। वो केल को अपने ही जैसा वाइकिंग समझते थे। कबीले में पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। वाइकिंग के सरदार केल से पूछते हैं, अब हमें कहाँ जाना होगा? वो कहता है,
हमें नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में समुद्र था, दूर दूर तक वहाँ कोई आबादी नहीं नजर आ रही थी। ऐसे में वाइकिंग के सरदार को लगने लगा कि केल उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन यहाँ केल होशियारी दिखाता है और अपने पास मौजूद कबीले वालों की चीजें आसपास फेंक देता है, जो चीजें वाइकिंग्स के ही हाथ लग जाती हैं। और वो सरदार को ये चीजें दिखाते हुए कहते हैं कि कबीले वालों की चीजें यहाँ गिरी हैं। केल सही कह रहा है, वो लोग नॉर्थ की तरफ ही गए होंगे। अब तो स्टारफायर को भी समझ आ ही गया था कि केल उन्हें धोखा नहीं दे रहा, बल्कि उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। ये लोग आखिर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, समुद्र अब जम चुका था। केल सब लोगों से कहता है कि हमें मुड़कर जंगल के रास्ते दूसरी तरफ जाकर कबीले वालों के पास जाना होगा, क्योंकि बर्फ बहुत पतली है, यहाँ पर गिरने और मरने का खतरा है। जो सुनकर वाइकिंग के सरदार गुस्से में आकर उससे कहते हैं, तुम क्या हमें बुज़दिल समझते हो? हम भी यही से जाएंगे। असल में यही कमजोरी तो उनकी केल को पता थी। वो जानता था कि यहाँ आकर वाइकिंग्स पीछे नहीं मुड़ेंगे और फिर बर्फ में फंस कर मारे जाएंगे। अब वो क्योंकि खुद रास्ता दिखा रहा था, इसीलिए वो बहुत आराम से चलते हुए इस बर्फ को पार कर लेता है। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने पर बर्फ के पतले होने की वजह से वो यहाँ गिर जाता है। बर्फ के टूटते ही यहाँ बहुत से वाइकिंग्स भी पानी में गिर चुके थे। एक वाइकिंग जिसने स्टारफायर को अपने साथ बांधा हुआ था, वो भी पानी के अंदर ही गिर जाता है। जैसे जैसे वो डूब रहा था, वो स्टारफायर को भी अपने अंदर करने की कोशिश करता है। पानी में डूबा हुआ केल जब स्टारफायर की आवाज सुनता है तो वो उसे बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल आया। उसे स्टारफायर की जंजीर तोड़कर उसे बचा लिया और ये लोग समुद्र को पार करते हुए आगे बर्फीले पहाड़ पे पहुंचे। इन लोगों को अभी भी केल की चाल का पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ का रास्ता यहाँ पे रहने वाले पहले कबीले वाले लोगों ने ही बनाया था। इसी पहाड़ों के रास्ते से ये लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन चलते चलते एक वाइकिंग वहाँ से स्लिप होकर नीचे समुद्र में गिर गया। ये देखकर वाइकिंग के सरदार ने सबको कहा कि वो एक रस्सी से अपने आप को बांध ले, ताकि अगर उनमें से कोई एक दो गिरने भी लगे तो बाकी उसे बचा ले। यहाँ सरदार जानबूझकर स्टारफायर को अपने साथ बांध देता है, ताकि अगर वो मरा तो स्टारफायर भी मिलेगी और उसे बचाने के लिए केल सरदार को जरूर बचाएगा। यहाँ चलते हुए केल स्टारफायर से अपनी लैंग्वेज में कहता है, तो मुझे मारो। स्टारफायर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो समझी कि जरूर ही केल का कोई प्लान होगा। वो यहाँ जोर जोर से केल को मारना शुरू कर देती है। केल को पिटता देखकर वाइकिंग के सरदार को गुस्सा आ जाता है। वो स्टारफायर को एक थप्पड़ मारते हैं और फिर केल को एक चाकू देते हुए कहते हैं, इस लड़की को जान से मार दो। केल भी ये चाकू पकड़ लेता है, लेकिन वो स्टारफायर को मारने के बजाय सरदार से बंधी स्टारफायर की रस्सी फेंक देता है और फिर यहाँ से एक पत्थर उठाकर बिल्कुल आखिरी वाइकिंग की तरफ फेंकता है। इस पत्थर के लगने पर वो वाइकिंग डगमगा कर गिर गया। उसके साथ रस्सी से बंधे लोग भी एक एक करके नीचे गिरने लगे। इससे पहले कि वाइकिंग का सरदार भी नीचे गिर जाता, वो अपनी रस्सी को काट लेता है। अभी भी उसके साथ केल बंधा था। जैसे ही रस्सी से बंधा हुआ आखिरी वाइकिंग यहाँ पहाड़ी से नीचे गिरा, तो उसके गिरने के झटके से केल और सरदार भी नीचे गिरने लगे। लेकिन पहाड़ पे लगे एक दरख्त को पकड़कर इन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। वाइकिंग का सरदार पहाड़ के ऊपर वापस चढ़ गया और अब वो केल को मारने के लिए ऊपर से बार बार पत्थर फेंक रहा था। केल अब बुरी तरह फंस चुका था। वो जानता था कि वो यहाँ से नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो स्टारफायर को बचकर यहाँ से भाग जाने को कहता है। स्टारफायर के यहाँ से जाते ही केल एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद सारी बर्फ टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। बर्फ के साथ ये लोग भी नीचे गिर गए, लेकिन नीचे गिरने के बावजूद ये दोनों भी जिंदा थे। इनके दरमियान में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते हुए आखिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि केल सरदार के ऊपर भारी पड़ चुका था। इस पॉइंट पर सरदार उससे कहता है, यहाँ मैं तुम्हारी नस्ल का आखिरी हूँ, क्या तुम मुझे भी मार दोगे? केल एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और अपनी तलवार से उसका सर अलहदा कर देता है। ऐसे वो सभी वाइकिंग्स को हराने में कामयाब रहा। बेशक उनके सभी साथी मारे गए, लेकिन उन्होंने अपने कबीले के बाकी लोगों को बचा लिया था। असल में ये सभी लोग झील के किनारे एक गार में छुपे थे और वहाँ जब स्टारफायर और केल पहुंचे तो सभी इनके सामने झुक गए। वो जानते थे कि ये जंग उन्हें केल नहीं जितवाई है, इसीलिए वो केल को अपना नया पाथफाइंडर यानी नया सरदार बना लेते हैं। इन लोगों ने केल को अब दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। पाथफाइंडर यानी केल और स्टारफायर की भी शादी हो जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ हंसी खुशी रहने वाले थे और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।